हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, उसी कड़ी के अंदर मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको जो मॉडल क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, जो सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड पेपर के अंदर हमारे टेंटेटिव पूछे जा सकते हैं, राइट, तो उसकी अपनी चर्चा कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने पेपर 1 जो है अपना मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, उसका बताया था। तो आज दोस्तों अपने पेपर 2 जो है अपना प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट। देखिए दोस्तों, इस पेपर का जो नाम है वो डिफेंस अकाउंट्स और ऑडिट है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, अकाउंट्स और ऑडिट का जो है इसके अंदर पोर्शन ज़्यादा रहेगा, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, यस और नो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ चार्ज एक्सपेंडिचर, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको चार्ज एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए कि चार्ज एक्सपेंडिचर होता क्या है। दोस्तों 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है वोटेड एक्सपेंडिचर, एक होता है मेरा चार्ज एक्सपेंडिचर। वोटेड एक्सपेंडिचर दोस्तों जो सिंपल बजट आर्टिकल 112 के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के हिसाब से जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट पेश करते हैं। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 114 के हिसाब से जो एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, राइट। तो जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है वो सारा वोटेड एक्सपेंडिचर है। वाई? क्योंकि उस जो भी प्रपोजल उस पर बजट के अंदर आया होगा, जो भी डिमांड फॉर ग्रांट हर एक मिनिस्ट्री ने दी होगी, उस डिमांड फॉर ग्रांट के हिसाब से पार्लियामेंट में क्या हुआ होगा दोस्तों, वोटिंग हुई होगी, तो उस वोटिंग के हिसाब से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकला होगा, यस और नो। लेकिन दोस्तों चार्ज एक्सपेंडिचर का खेल थोड़ा सा उल्टा है। चार्ज एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो करना ही है आपको उस पर पार्लियामेंट वोटिंग नहीं कर सकती, राइट। तो दोस्तों इसके 3 एग्जाम्पल थे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर नॉट पूछा गया है जो चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं है। तो दोस्तों चार्ज एक्सपेंडिचर कौन कौन सा होता है? नंबर 1, पेमेंट मेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ अवार्ड्स या कोर्ट डिग्री। दोस्तों कोई कोर्ट डिग्री दे दे, राइट। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि कोई डिग्री आ जाए, कोई जजमेंट आ जाए कोर्ट का कि हाँ आपको फला पर्सन को फला आइटम के खिलाफ जो है पेमेंट करनी है, तो आपको करनी पड़ेगी, वो चार्ज एक्सपेंडिचर है। दूसरा दोस्तों इंटरेस्ट चार्जेज ऑन फंड बैलेंसेस। आप मान लो कोई भी विदेश से फंड ले लिया आपने, 100 करोड़ रुपए का आपने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, तो दोस्तों इसका जो प्रति महीने मान लो 5 लाख रुपए ब्याज बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस पे पार्लियामेंट क्या वोटिंग करेगा? ये तो जब आपने लोन लिया होगा उस टाइम आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा कि फला रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, यस और नो। तो दोस्तों ये भी चार्ज एक्सपेंडिचर आ गया। एक दोस्तों बात और याद रखिए, लोन फॉर वाटर सप्लाई प्रोग्राम टू स्टेट गवर्नमेंट। अब दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोन देती है वाटर सप्लाई प्रोग्राम के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी एक प्रकार से दोस्तों चार्ज एक्सपेंडिचर के उसके अंदर रखा गया है, राइट। एक दो और बता देता हूँ, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरी जो है वो भी दोस्तों चार्ज एक्सपेंडिचर में आती है, राइट। और दोस्तों अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें और कई जगह आएगा चार्ज एक्सपेंडिचर, राइट। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको ये होता है कि भारित खर्चा है, ये भारित खर्चा है, मतलब उस पर कोई कट नहीं लगा सकता, उस पर कोई कटिंग नहीं हो सकती, राइट। पार्लियामेंट उस पर वोटिंग नहीं कर सकती, यस और नो। तो ये हो गया अपना चार्ज एक्सपेंडिचर। तो इसके अंदर दोस्तों ये आ जाएगा आंसर इसका, अवार्ड अंडर द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, राइट। अब ये होता क्या है, ये अलग मैटर है। अगर आपको बाकी 3 ऑप्शन पता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यस और नो। बाकियों को काट दो, हाँ ये बच गया, ये टिक कर दो, यस और नो। ये दोस्तों अकाउंट कोड से पूछा गया था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन स्टेज ऑफ बजटरी कंट्रोल अगेंस्ट अलॉटमेंट। अब दोस्तों बजटरी कंट्रोल अगेंस्ट अलॉटमेंट क्या होता है? अकाउंट कोड में दोस्तों ये अलग से चैप्टर था बजट वाला, लेकिन हम नई बुक आ गई है तो अपने नई बुक पढ़ेंगे। प्रीवियस बुक में 6 चैप्टर पढ़े थे, आगे भी बहुत इजी चैप्टर थे, मतलब मेन चैप्टर अपनों ने पढ़ लिए जहाँ से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते थे। फिर भी मेरे टाइम मिला तो मैं एक बार आपको उसकी समरी रीड करवा दूंगा, यस और नो। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, मेन स्टेज आपको बतानी है बजटरी कंट्रोल अगेंस्ट अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या है? अलॉटमेंट का मतलब क्या है दोस्तों? आपने आर्टिकल 112 के हिसाब से बजट जो है पेश किया, अप्रोप्रिएशन एक्ट बना, वोटिंग हुई, राइट। तो सारा जितनी डिमांड फॉर ग्रांट थी हर एक मिनिस्ट्री की, उसको उस डिमांड फॉर ग्रांट के अगेंस्ट में अलॉटमेंट हो गया, पैसे का अलॉटमेंट। मान लो डिफेंस की दोस्तों 4 डिमांड फॉर ग्रांट है, राइट। तो इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, 4 डिमांड फॉर ग्रांट के अंदर इन्होंने पैसा दे दिया, मान लो 1-1 लाख करोड़ दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। अब इसे बजटरी कंट्रोल कैसे करूँगा? तो इससे कौन कौन से स्टेप है? पहला तो हो गया दोस्तों इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट ग्रांट, हाँ भैया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर एक ग्रांट के अंदर 1-1 लाख करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है। दूसरा क्या हो दोस्तों, वाचिंग एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अलॉटमेंट। अब दोस्तों पैसा देना ही एक मेन मकसद नहीं था, ये जो पैसा दिया है वो कहाँ खर्च हो रहा है, उस पर जो एक्सपेंडिचर जो है उसको वॉच करना भी हमारी जिम्मेदारी है, यस और नो। ये भी बजटरी कंट्रोल के अंदर आता है। तीसरा दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन, मान लो 1-1 लाख करोड़ दिया था, यहाँ पे तो इसके 80,000 ही खर्च हुए, ठीक है। तो इसके दोस्तों 20,000 करोड़ जो रुपए थे वो किसी और ग्रांट के अंदर मान लो एक्सेस एक्सपेंडिचर हो रहा है, राइट। तो उस ग्रांट के अंदर वो 20,000 करोड़ जो है मैं ट्रांसफर कर दूंगा, किसके जरिए? रीअप्रोप्रिएशन के जरिए, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें? पहला तो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ग्रांट का, फिर वाचिंग एक्सपेंडिचर हो गया और फिर रीअप्रोप्रिएशन हो गया। तो मतलब सभी सही है इसके अंदर, ठीक है। चैप्टर नहीं पढ़ा फिर भी दोस्तों इतना विवेक हमें डेवलप हो चुका है, अब इतनी जानकारी हमें चीज़ों की है कि हम क्वेश्चन के ऑप्शन देख के भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो।
क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब देखिए दोस्तों, अब ऑल था इसका आंसर, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों ये भी मतलब फैक्ट बेस्ड नहीं था, इसके अंदर भी आपको उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए चार्ट एक्सपेंडिचर की, ऐसे सवाल पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, ट्रू और फॉल्स के सवाल पूछ रहा है, 2-3 स्टेटमेंट दे दी, ओनली 1 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। दोस्तों तो ये सवाल जो है वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के रहते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, चैप्टर का बेसिक जानकारी नहीं है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये सॉल्व नो। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है कि सही बताना है अपने को। 1 नंबर है प्रोविजनल पेमेंट विल बी मेड ओनली अंडर द पर्सनल ऑर्डर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द PCD। अब दोस्तों प्रोविजनल पेमेंट बहुत पढ़ा है आप लोगों ने, राइट। तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो कि हाँ ये बात तो सही है कि जो प्रोविजनल पेमेंट जो है वो PCD के डिस्क्रिप्शन पे दी जाती है, उनके पर्सनल ऑर्डर पे, राइट। और दोस्तों ये डेलीगेट कर सकते हैं एडिशनल और जेटी को, ये बात भी आपको बताई गई है, राइट। तो ये बात तो मुझे सही लग रही है। और दोस्तों दूसरी जो बात थी वो इसके अंदर थी, दूसरी जो बात थी दोस्तों वो थी प्रोविजनल पेमेंट मे बी मेड ऑन द अंडरटेकिंग बाय द इंडिविजुअल कंसर्न दैट ही विल रिफंड द अमाउंट इफ रिक्वायर्ड टू डू सो। ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि प्रोविजनल पेमेंट किसी पर्टिकुलर इंसान को दे देंगे, राइट, और उससे अंडरटेकिंग ले लेंगे कि भैया कि वो अमाउंट रिफंड कर देगा। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। किताब के अंदर साफ साफ लाइन ये लिखी गई है कि इन नो सर्कमस्टांसिस पेमेंट विल बी मेड ऑन द अंडरटेकिंग बाय द इंडिविजुअल, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, येस और नो। तो इसका आ जाएगा दोस्तों ओनली 1 इज़ करेक्ट। और दोस्तों ये ऑडिट कोड से पूछा गया ये सवाल, ये भी नई बुक है अपने, राइट। अब दोस्तों लास्ट के अंदर जब अभी चैप्टर के अपने 20 सवाल अपने कर लेंगे तो एक बहुत अच्छी आपको बात बताऊंगा, राइट, एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा जिससे कि किताबें आप और अच्छे से ग्रास्प कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये भी डाउट आता रहता है, मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि नई जो किताबें हैं वो कैसे पढ़नी है, नया जो एग्जाम है कैसे देना है, उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी का ही वीडियो आप मान लो इसको, यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऑल सैंक्शंस अकॉर्डेड बाय द डिफेंस हेडक्वार्टर शुड बी ऑडिटेड बाय विच एजेंसीज। अब दोस्तों ये लाइन भी ऑडिट कोड के अंदर दी गई है, राइट, कि मतलब जो डिफेंस हेडक्वार्टर जो है हमारे जो दिल्ली के अंदर है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, वो जो सैंक्शन अकॉर्ड कर दें तो उनकी ऑडिट कौन सी एजेंसी करेगी। तो दोस्तों PCD करेगा, CGD मत टिक करना यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑडिट ऑफ IRLA ऑफ रिलीज्ड डिस्चार्ज एंड इनवैलिडेटेड ऑफिसर सब्सिक्वेंट टू देयर लास्ट ऑडिट बिफोर द पेमेंट ऑफ फाइनल क्रेडिट बैलेंस, राइट। और दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 100%। 100% को बोलते हैं दोस्तों 100%, मतलब 100%। मतलब ऐसा कोई केस होगा तो IRLA जो है इन लोगों की रिलीज डिस्चार्ज इनवैलिडेटेड ऑफिसर्स की, तो लास्ट ऑडिट के बाद उनकी दोस्तों IRLA को आपको 100% चेक करनी है, राइट, जब उनकी फाइनल पेमेंट क्रेडिट करने से पहले, यस और नो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इंटरेस्टिंग है, पावर टू रेगुलेट द पेमेंट्स ऑफ मनी into the consolidated fund, the contingency fund and the public account of India, and the withdrawal of money therefrom and the custody of monies therein invested in which agency। दोस्तों सारी चीज़ें बता दी कि आपको कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से अगर रेगुलेट करनी है पेमेंट को, ठीक है, कम ज़्यादा करनी है, रेगुलेट दोस्तों रेगुलेटर से मैंने आपको बताया था गैस कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो रेगुलेट मनी का करना है तो मतलब पेमेंट को कम रिलीज़ करना है, ज़्यादा रिलीज़ करना है, यस और नो, या विदड्रॉ करना है मनी को, ठीक है, या उनकी कस्टडी देनी है, किस एजेंसी को देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा काम जो है पार्लियामेंट के अंदर वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों ये ईगा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ईगा अपनी एक दोस्तों बुक है, इंट्रोडक्शन टू गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट नाम की बुक है एक। तो इसके अंदर दोस्तों पर मैंने एक चीज़ देखी, तो ये दोस्तों पैरा नंबर 3.28 के अंदर दिया गया है, राइट। और अपने सिलेबस के अंदर दोस्तों ये है ओनली 6, 7, 8, 15 से 18। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या देखा कि ये चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल है अपने, यस और नो, क्योंकि 3.28 तो है तीसरे चैप्टर का भाग है, लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है। पर आपको दोस्तों बेसिक नॉलेज होगा इसका तो ही आप इसको अटैम्प्ट कर पाओगे, वरना आपको ये चीज़ें स्किप कर देनी है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस से बाहर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, यस और नो। ऐसा नहीं है कि भाई ये दे दिया तो स्टिक टू जो एग्जामिनर है वहीं यहीं स्टिक करेगा, एक दो तीन सवाल जो है वो बाहर से पूछ सकता है। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है ऑल जनरल रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर। सारे दोस्तों रूल्स, सारे दोस्तों ऑर्डर इसके फाइनेंशियल करेक्टर जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू कंडीशन ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस की कंडीशन से रिलेटेड, इशूड बाय द प्रेसिडेंट आर स्क्रूटनाइज्ड बाय। तो दोस्तों मोटा मोटी बात यह है कि जो फाइनेंशियल करेक्टर के रूल ऑर्डर हैं, कंडीशन ऑफ सर्विस है, जो प्रेसिडेंट इशू करता है वो कौन स्क्रूटनी करते हैं उनकी, दोस्तों C&AG करता है। ये भी ईगा के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ये 16.11 में दिया गया है और अपने चैप्टर 15 से 18 है, तो मतलब ये अंडर कंट्रोल है, ठीक है। ये सवाल जो अपने सिलेबस है उसी से पूछा गया है। और दोस्तों ये एज इट इज़ लाइन दी गई है 16.11 में, आप जाओगे देखना तो ये एज इट इज़ लाइन वहाँ दी गई है, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए दोस्तों, विच इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर अकाउंटिंग ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज ट्रांजैक्शन बाय द DAD। दोस्तों क्या पूछ रहा है ये, एक बेसिक डॉक्यूमेंट किसकी अकाउंटिंग करनी है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर किसकी, डिफेंस सर्विसेज की, राइट। तो कौन सा बेसिक डॉक्यूमेंट है, राइट। तो दोस्तों इसका आ जाएगा आंसर क्लासिफिकेशन हैंडबुक। दोस्तों 2 किताबें हैं, क्लासिफिकेशन हैंडबुक डिफेंस सर्विस है, रिसिप्ट एंड चार्जेज। एक है दोस्तों पैम्पलेट ऑफ रेवेन्यू डेप्ट एंड रेमिटेंस हेड। ये तो दोस्तों क्लास है, ये मैंने आपको याद करवाया था, क्लास है मतलब डिफेंस वालों की क्लास है, तो ये तो डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड किताब हो गई,
ठीक है, ये फ़र्क भी आपको बताना चाहिए दोस्तों। पैम्पलेट है ये दोस्तों नॉन डिफेंस वालों के लिए, सिविल वालों के लिए ये किताब हो गई, राइट। मतलब पैम्पलेट देके उनको सैलरी दे दी, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। पैम्पलेट आ गया तो नॉन डिफेंस आ जाएगा, और CHB मतलब क्लासिफिकेशन हैंडबुक क्लास है डिफेंस की, तो दोस्तों ये डिफेंस CHB आ जाएगा। मतलब डिफेंस का पूछेगा तो CHB, नॉन डिफेंस पूछेगा तो आपका पैम्पलेट ऑफ RDR आ जाएगा। यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, विच 6 ट्राई क्लासिफिकेशन इन करेक्ट ऑर्डर। अब दोस्तों ये इनको उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ था, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक चीज़ है, पता ही होना चाहिए, इसको दोस्तों गलत करने का आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती तो फिर आपको बहुत और बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा दोस्तों, मेजर हेड, फिर क्या आ जाएगा सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब डिटेल और ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट को क्या बोलता हूँ दोस्तों मैं, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। डिफेंस के अंदर दोस्तों डिटेल तक है, तो डिटेल को मैं प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन बोलने लग जाऊँगा, राइट। और दोस्तों ये क्रम भी आपको याद रखना है, 423 222 वाला, यस और नो। अब दोस्तों फंक्शन, सब फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम, राइट, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, वो चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। ये दोस्तों टिप्स पे आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर रिसिप्ट हेड। क्या बोल रहा है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर रिसिप्ट हेड, मतलब रिसिप्ट हेड के अंदर कौन सा नहीं आएगा, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों आंसर आ जाएगा असिस्टेंट्स टू पब्लिक सेक्टर एंड अदर अंडरटेकिंग। तो दोस्तों ये एक्सपेंडिचर हेड है, ये रिसिप्ट हेड नहीं है, राइट। और दोस्तों ये लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड ऑफ अकाउंट के अंदर दी गई है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है दोस्तों, इसके अंदर जो असिस्टेंट, ये जब आप जाओगे तो ये एक्सपेंडिचर हेड के अंदर लिखा हुआ है, राइट। तो अब दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं भी पढ़ा मान लो, ठीक है, टफ क्वेश्चन है, फिर भी आप दोस्तों ऑप्शन से इसका कैसे आंसर निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों, इसका A नंबर ऑप्शन दिया होता है, लीव सैलरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपको दोस्तों ट्रिक बता रहा हूँ, ऑप्शन से कैसे आंसर देना है आपको, लीव सैलरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अब दोस्तों कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सैलरी का लीव से, ठीक है। तो मतलब ये कुल मिला के बात है कि ये रिसिप्ट के अंदर आ रहा होगा, सरकार के पास पैसा आ रहा है, राइट। दूसरा ऑप्शन था दोस्तों इसके अंदर, सेल प्रोसीड्स ऑफ डेड स्टॉक। अब दोस्तों डेड स्टॉक जो सामान है उसकी सेल होगी, प्रोसीड होगी, तो जो पैसा जो है इसका सेल के बाद जो आएगा, राइट, तो वो दोस्तों रिसिप्ट के अंदर ही तो आएगा पैसा, ठीक है। सेल जो हो जाएगी, सेल अकाउंट दोस्तों, राइट। और तीसरा था दोस्तों रिसिप्ट अवेटिंग ट्रांसफर टू अदर माइनर हेड, ठीक है। रिसिप्ट अवेटिंग ट्रांसफर दोस्तों इसको रैट बोलते हैं, राइट। तो मतलब रिसिप्ट है एक प्रकार की, तो ये दोस्तों रिसिप्ट के अंदर आएगा। चौथा दोस्तों ये था असिस्टेंट्स टू पब्लिक सेक्टर एंड अदर अंडरटेकिंग, मतलब असिस्टेंट्स किसी को सहायता देनी है तो दोस्तों पैसा खर्च करके देंगे, तो ये हो गया एक्सपेंडिचर हेड, ये हो गए मेरे रिसिप्ट हेड, येस और नो। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट्स कैन नॉट बी डिपॉजिटेड एज MRO EMRO। अब दोस्तों MRO और EMRO के रूप में कौन सी रिसिप्ट्स को आप जमा नहीं कर सकते, तो ये दोस्तों FR पार्ट 1 वॉल्यूम 1 से सवाल पूछा गया है। EMD ना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इसको बोलते हैं, राइट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो EMRO और MRO के रूप में जमा नहीं हो सकती, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए दोस्तों, ड्राइंग अगेंस्ट कैश असाइनमेंट्स ग्रांटेड टू ए डिस्बर्सिंग ऑफिसर विल बी वास्ड इन द मेन ऑफिस ऑफ द PCDA बाय। अब दोस्तों ड्राइंग करनी है कैश असाइनमेंट की, राइट, जो ग्रांट कर दी गई है डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स को, वो मेन ऑफिस के अंदर कौन से ऑफिस के द्वारा और कैसे देखी जाती है, राइट। तो दोस्तों ये डिस्बर्समेंट सेक्शन करता है, D सेक्शन थ्रू ए रजिस्टर इन IAFA 277, ठीक है। D सेक्शन करेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, उसका नाम क्या होगा, IAFA 277, राइट। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, OM2 से ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, इन द नेशनल पेंशन स्कीम। अब दोस्तों जो पेपर है उसके अंदर स्कीम दिया गया है, लेकिन आप इसको सिस्टम कर लेना। अब इसको नेशनल पेंशन सिस्टम बोलते हैं, राइट। इन द नेशनल पेंशन सिस्टम NPS विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस, राइट। अब दोस्तों ये OM2 का सवाल है, पे सेक्शन का सवाल है, येस और नो। अब दोस्तों पे सेक्शन में आप जब जाओगे, राइट, तो पे सेक्शन की दोस्तों 332 नंबर पेज के अंदर जाना बुक के, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक तो मिलेगा प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस, ऐसे बोल दो, या प्रिंसिपल AO लिखा हुआ है, एक दोस्तों लिखा हुआ है पे अकाउंट्स ऑफिस, राइट। तो दोस्तों प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस का ये काम नहीं है, ये काम जो है पे अकाउंट ऑफिस का है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ गलत हो जाएगी, राइट। तो और दोस्तों ये मान लो कि टफ से टफ सवाल में गिना जाएगा इसको क्योंकि दोस्तों कोई फैक्ट बेस्ड सवाल नहीं है, ठीक है। उसके अंदर उसके 10 काम दिए गए हैं, ठीक है, पे अकाउंट ऑफिस के, राइट। तो वो 10 काम आपको याद होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल AO के दोस्तों 4-5 काम दिए गए हैं, वो सारे आपको याद होंगे जब आप ये सवाल अटैम्प्ट कर सकते हो, राइट। अगर दोस्तों ये नहीं आता है, आपको नई चीज़ें पता है, तो इसको आप स्किप करना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर 1/4 हिस्सा जो है कटवा लोगे, 0.25 मार्क्स, राइट। तो इसका आ जाएगा दोस्तों कंसोलिडेटेड DDO रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड फॉरवर्ड इट टू CRA फॉर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों CRA की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ये वाला, क्योंकि ये करता है हमारा पे अकाउंट ऑफिस, येस और नो। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए दोस्तों, इन ऑर्डर टू वॉच द क्लियरिंग्स ऑफ ट्रांजेक्शंस अंडर सस्पेंस हेड ब्रॉडशीट्स आर मेंटेन्ड इन, राइट। अब दोस्तों ये भी थोड़ा मुश्किल सवाल है, राइट। तो ये आ जाएगा IAFA 525, IAFA 195, राइट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो दोस्तों ये आ जाएगा एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट, ये भी OM2 का पार्ट है,
राइट। अब दोस्तों OM2 की अपनों ने क्या है, ड्यूटीज़ पढ़ी है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे ड्यूटीज़ से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तीसरा या चौथा सवाल कर रहा हूँ तो ड्यूटीज़ से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, राइट। तो इसलिए आपको डिटेल जो है OM2 के अंदर जाना पड़ेगा, येस और नो। अपनों ने दोस्तों ड्यूटीज़ पढ़ी है सारे चैप्टर्स की, लेकिन ड्यूटीज़ से सवाल नहीं पूछ रहा है, वो अंदर घुस के सवाल पूछ रहा है, ठीक है। पैराज के अंदर घुस के सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों ये लेवल आपके एग्जामिनेशन का होने वाला है, राइट। तो इसलिए दोस्तों आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, थोड़ी बहुत तैयारी करके चले जाएँ और वहाँ जाके देखें, फिर ये दोस्त देंगे एग्जामिनर को कि क्वेश्चन पेपर टफ था, राइट। तो वो चीज़ दोस्तों नहीं चलने वाली है, येस और नो। तो आपको अंदर जाके गुड स्टडी करनी पड़ेगी, कम से कम OM2 की तो, येस और नो। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल 3। अब दोस्तों शेड्यूल 3 के रेस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, राइट। तो ये पूछा गया है, तो इसके अंदर दोस्तों आंसर आ जाएगा इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन IFCDA 350, राइट। तो ये सवाल जो है आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो, राइट। तो इसके अंदर बाकी ऑप्शन क्या दिए गए थे, इट इज़ अ शेड्यूल ऑफ मंथली ड्राइंग्स, राइट। तो ये चीज़ जो आपको पता है कि जो मंथली जो बैलेंस होगा, मंथली जो सारी जो ड्राइंग्स होगी उसका शेड्यूल 3 बनता है, राइट। एक कॉपी रखते हैं, एक कॉपी अकाउंट सेक्शन में जाती है। दूसरा दोस्तों जो CDA सेक्शन कोड नंबर एंड द मंथ विल बी एंटर्ड एट द टॉप, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेगी। तीसरा दोस्तों वाउचर नंबर एंड चेक नंबर विल बी शोन अगेंस्ट ईच आइटम, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको क्या है, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। भले ही आपको फॉर्म नहीं पता हो IFCDA 350 में बनता है या किसी और में बनता है, लेकिन इसको एलिमिनेशन मेथड से किया जा सकता था, येस और नो। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अथॉरिटी टू ओपन अ न्यू हेड ऑफ अकाउंट। अब दोस्तों GFR का 4th नंबर चैप्टर का सवाल है, ठीक है। इसमें दोस्तों सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कैसे, क्योंकि ओनली 4th चैप्टर है हमारे पेपर 2 के अंदर आएगा, राइट। और इसी 4th चैप्टर से मान लो 1 या 2 सवाल पूछ लेगा वो, तो अपनी जो है अच्छा स्कोर इसके अंदर अपने कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े से पेज अपने पढ़ने पड़ेंगे 4th चैप्टर के, राइट। और अपने क्या है कि 5-7 नंबर आ जाएँ, मान लो 5 सवाल भी पूछ ले, 5 नंबर आ जाएँ तो कोई खराब बात उसमें नहीं है, यस और नो। तो देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अथॉरिटी टू ओपन अ न्यू कोड हेड ऑफ अकाउंट, मतलब नया कोड हेड ओपन करना, न्यू हेड ओपन करना है तो CGA ऑन द एडवाइस ऑफ C&AG, राइट। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पे, विद इन ईच ऑफ द डिविजन्स एंड सेक्शंस ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड द ट्रांजैक्शंस आर ग्रुप्ड इनटू सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सेक्टर। इसका आ जाए दोस्तों पब्लिक सर्विसेज। ये भी दोस्तों मुश्किल क्वेश्चन है, ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 में दिया हुआ है। ये जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको डिस्कस करवाऊंगा इसका, ये सुनो। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पे, विच एक्सपेंडिचर इज नॉट सक्सेप्टेबल टू कंट्रोल अगेंस्ट बजट प्रोविजन बाय वेरियस अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे की जो लो लेवल की अथॉरिटी है, वहाँ पे जो बजट जो है इन दिया हुआ है उनको, राइट। तो ऐसी कौन सा ऑप्शन जो है वो जो है उन पे कंट्रोल उनका नहीं रहता, लोअर अथॉरिटीज़ का, राइट। तो दोस्तों पे एंड अलाउंसेज ऑफ द पर्सोनल ऑफ द आर्मड फोर्सेज। तो दोस्तों सेंट्रली कंट्रोल हेड, लोकली कंट्रोल हेड का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जो सेंटर से कंट्रोल होते हैं, सेंट्रली कंट्रोल हेड जो है हमारे, तो दोस्तों ये जो है वो ऊपर से ही कंट्रोल होते हैं, राइट। पे एंड अलाउंसेज जो है आर्मड फोर्सेज के पर्सोनल के, रेगुलर पर्सोनल ऑफ द आर्मड फोर्सेज, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, DBT पूछा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो इसके अंदर ऑल ऑफ द ऑप्शन आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम यूजिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब ऑनलाइन यूज़ करके उनके खाते में डायरेक्ट पैसे भेजना, उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं। डायरेक्ट इन काइंड और कैश ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरी, इन काइंड और एंड कैश ट्रांसफर एज ऑनोरेरियम टू द वेरियस एनेबल्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, ऑल ऑफ द ऑप्शन। दोस्तों मोटा मोटी बात यह है कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम बनाएगी, ठीक है। मान लो मनरेगा स्कीम है, राइट। तो दोस्तों पहला क्या होता था कि इनको पैसा इन हैंड दिया जाता था, कैश, ठीक है। तो दोस्तों उसमें करप्शन होने के चार्जेस थे, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। आज दोस्तों इनके ऑनलाइन जो है गवर्नमेंट ने खाते खोल दिए, तो डायरेक्ट इनके पैसा इनके खाते में जा रहा है, येस और नो। आगे चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समरी बताता हूँ इस चैप्टर से हमने सीखा क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन से सवाल कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे मैं आपको बताता हूँ। अकाउंट कोड से 2 सवाल, ऑडिट कोड से 3, ईगा से 2, CHB से 1, पैम्पलेट से 1, मेजर माइनर से 1, FR से 1, OM2 से 5 सवाल, GFR से 2 सवाल, GAR 1990 से 1 सवाल, DSC से 1 सवाल, राइट। अब दोस्तों सवाल कौन से नहीं पूछे गए, FR पार्ट 2 से एक सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल 1983, राइट। अब दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस में से पूछे गए थे, ठीक है। 3 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 20, ठीक है। अब दोस्तों इसको 5 से गुणा कर दूंगा तो 100 हो जाएंगे, राइट। दोस्तों 20 सवाल बनाने में एग्जामिनर ने यहाँ फोकस किया है, तो ऐसा हो सकता है कि वो 100 सवाल बनाने में भी यहाँ से फोकस करें, ठीक है। तो इनको 5 5 से गुणा कर दें, राइट। तो ये सारे कितने हो जाएंगे, तो दोस्तों एग्जैक्ट आइडिया मतलब नहीं लगा सकते अपने, फिर भी टेंटेटिव आइडिया लगा सकते हैं। इसका +-2 कर लेंगे तो मतलब ऑडिट कोड, अकाउंट कोड, ईगा और दोस्तों OM2 25 नहीं मान के इसमें से 15-17 सवाल मान लो, क्योंकि काफ़ी बड़ी बुक है, ठीक है। ये 7-8 जो सवाल बचेंगे वो यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और GFR, राइट। और GFR में दोस्तों 10 ना मान के 6-7 मान लो, क्योंकि 4th चैप्टर ओनली यही है। दोस्तों इन चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट। अब दोस्तों 10 सवाल इसमें से पूछ रहा है, इसका मतलब मैंने शुरू में आपको बोला था कि लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि मतलब पूरा कंक्लूजन जो निकलेगा ऑडिट कोड, अकाउंट कोड से दोस्तों 10 या 12-12 सवाल दोनों से पूछेगा, राइट। और दोस्तों 40 पेज की किताब है,
तो इसका मतलब है दोस्तों एवरेज हर 3 पेज से एक सवाल आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो है पूरा अपने को रट के जाना है। ये 40-40 पेज की दोनों किताबें जो है, राइट। OM2 दोस्तों काफ़ी बड़ी बुक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे और दोस्तों GFR को पूरा रटेंगे अपने 4th जो चैप्टर इसका आएगा। यस और नो? तो दोस्तों समझ में आई कुछ बातें, कुछ आइडिया लगा आपको कौन कौन सी किताब से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें ज़्यादा फोकस करना है? यस और नो? तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।